वेलकम टू सीजी पाठशाला। बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ में आगे आपके लिए लेके आ गई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन है, दिए गए युगों के सही कालक्रम को चुनें और सबसे पुराना वह पहले आएगा। मतलब जो सबसे पुराना है ना वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो वो ना जो होलोसीन जो है ना, होलोसीन वो अभी अभी आया है। ठीक है, होलोसीन। उसके बाद में फिर प्लास्टोसीन आया है। अभी अभी प्लास्टिक आया है, इस तरीके से याद रखना, प्लास्टिक अभी अभी आया है। होलोसीन जो है जैसे कि ब्लैक होल होता है, उसी तरीके से होलोसीन अभी अभी लेटेस्ट का है। ठीक है, उसके बाद में प्लास्टोसीन, प्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद में फिर से पी से है प्लायोसीन, उसके बाद में मायोसीन, उसके बाद में इयोसीन। ठीक है, तो होलोसीन जो है वो अभी अभी डिस्कवर हुआ है, ऐसा याद रखना, मतलब सिर्फ ये याद करने के लिए है होलोसीन। ठीक है, होलोसीन, फिर प्लास्टोसीन, फिर प्लायोसीन, मायोसीन, इयोसीन। मतलब इयोसीन जो है वो सबसे पुराना है, फिर मायोसीन है, फिर प्लायोसीन है, फिर प्लास्टोसीन है, फिर होलोसीन है। ठीक है, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीवाश्मों के आधार पर भूवैज्ञानिक काल जियोलॉजिकल टाइम को उप इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है, पुनः उन्हें बड़ी इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार एक भूवैज्ञानिक काल मान जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे छोटी काल इकाई टाइम यूनिट एक काल एज होता है ना। जो सबसे छोटी टाइम इकाई वो एज होता है। ऐसे अनेक काल एक साथ मिलकर युग इपोज कहलाते हैं। मतलब युग को इपोज कहते हैं, और बहुत सारे एज मिलकर युग बनता है। जबकि अनेक युग मिलकर एक कल्प पीरियड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अनेक युग मिलकर कल्प या पीरियड का निर्माण करते हैं। इसी तरह अनेक कल्प मिलकर एक महाकल्प या इरा का निर्माण करते हैं। अनेक महाकल्पों से मिलकर महायुग इयोन बनता है। मतलब महायुग जो है, इयोन जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, और यह सबसे बड़ी इकाई होती है। इस तरह अवरोही क्रम में महायुग, मतलब महायुग जो सबसे ज़्यादा पहले, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। फिर उसके बाद होता है महाकल्प इरा, फिर कल्प होता है पीरियड, फिर युग होता है, और फिर एज होता है। तो एज, फिर युग, फिर पीरियड, फिर एरा, और फिर इयोन होता है, जिन्हें काल के भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युगों का सही कालक्रम सबसे पुराने सबसे नए में निम्नवत है। ठीक है, तो होलोसीन अभी अभी का है। ठीक है, उसके बाद में फिर उसके बाद में प्लास्टोसीन है, जैसे मैंने आपको बताया, फिर प्लायोसीन है, फिर मायोसीन है, फिर एलिगोसीन, और फिर इयोसीन है, फिर पेलियोसीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? अनुपस्थित थी मतलब कि नहीं था, और जो पृथ्वी का जो पुराना स्वरूप है उसमें नहीं था। तो ऑक्सीजन नहीं था, बाकी सब गैस थे। मीथेन था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था, सब था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। प्रश्नगत विकल्पों में प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आदि गैस ये सब उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो बहुत सालों में उत्क्रमित हुआ है, मतलब बना है ना। दूसरा बोलता है, पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% से और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। तो हमने तो अभी पढ़ा है कि पहले स्टार्टिंग में ऑक्सीजन तो नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, तो ये सही है। ठीक है, जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो उससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा? केवल 1 और 3 सही हो जाएगा इसमें। पूरा चुंबकत्व के अध्ययन से इस तथ्य का पता चला है कि भूपर्पट्टी पर पाई जाने वाली कुछ शैलों का चुंबकन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं बल्कि उनकी विपरीत दिशा में है। अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रति मिलियन वर्ष 1 या 2 बार उत्क्रमण हुआ है। ठीक है, मतलब पहला सत्य है, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, बल्कि वायुमंडल ज्वालामुखी गैसें जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन का मिश्रण था। लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया उपस्थित थी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया से ही ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई है।
जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। सबसे पहले बैक्टीरिया आए थे, कौन से बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। उसके कारण प्रकाश संश्लेषण हुआ और उसमें वो सक्षम हुए। ये जीवाणु आजकल के पौधों की तरह ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते थे। मतलब जो साइनोबैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते थे। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ती गई, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। स्पष्ट है कि कथन 3 सत्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग। ठीक है, तो पृथ्वी में जीव का जो उद्गम हुआ है ना, वो 200 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, 200 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम ओरिजिन लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। प्रारंभ में जीव साधारण या एक कोशिकीय थे, यूनिसेलुलर थे। क्या थे? यूनिसेलुलर थे स्टार्टिंग में। ठीक है, जीव थे वो यूनिसेलुलर थे, मतलब कि एक कोशिकी थी। फिर बाद में बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नील हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, मतलब वही प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ठीक है, तो नील हरित शैवाल जो है ना वो सबसे पुराना जीव है। कौन है? नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बनाने में मेहनत लगता है। और एक बार कम से कम इसको देख के ही जाइएगा लैब टेक्नीशियन से पहले। और अगर आपको लगता है कि पहली बार में नहीं आया, मतलब दिमाग में नहीं घुमा, तो उस एक दिन बाद उसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और आप नहीं भूलोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखी है? तो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज डार्विन ने लिखी है। किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है। ठीक है, डार्विन को विकासवाद का जनक कहा जाता है ना। तो दी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को, ठीक है, विकासवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि जो सर्वश्रेष्ठ रहेगा वही जिंदा रहेगा, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने दिया है। किसने दिया है? डार्विन ने दिया है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद में निम्न में से किस पर आधारित है? जो प्राकृतिक वर्णवाद है, मतलब वही नेचुरल सिलेक्शन, वो किस पे आधारित है? ओवर प्रोडक्शन पर आधारित है, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, ये भी सही है, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, तो ये भी सही है। तीनों सही है, मतलब उपयुक्त तो सभी सही है। ओवर प्रोडक्शन देखो जैसे क्या होता है कि जो मतलब 1-2 लोग होते हैं वो कम से कम 8-10 बच्चे मतलब नॉर्मली पहले के टाइम में पैदा करते थे, और जानवर भी देखेंगे तो वो ज़्यादा अपने जीवन काल में ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो बहुत सारे लोग मर भी सकते हैं, और जो बेस्ट रहेगा और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा वो जिंदा रहेगा। इसलिए क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन होता है नेचर में। स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, तो ये करना ही पड़ेगा, जो बेस्ट रहेगा वही स्ट्रगल करेगा और वही जिंदा रहेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब वही कहना चाहता है कि जो फिट रहेगा और जो स्ट्रगल करेगा वही जिंदा रहेगा, तो ये सब के सब हो जाएंगे। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। उन्होंने डार्विनिज्म प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, चेंजेस होते रहता है नेचर में, और विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। जैव विज्ञान इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था विकासवाद को। किसने समझाया था? जैव विकास या इवोल्यूशन को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था, याद रखिएगा।
जैव विकास इवोल्यूशन परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैक्टीरियो डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो कि 1809 में इनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ना, वो ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। किसने किया था? ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। विकास के उत्परिवर्तन, देखो उत्परिवर्तन है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का वर्ड लग रहा है। वैसी तरीके से विकासवाद के जनक तो डार्विन थे, लेकिन ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। देखो, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी को, मतलब म्यूटेशन आगे म्यूटेशन होते जाना, मतलब जीन बेस्ड होते जाना, तो म्यूटेशन थ्योरी को हॉलैंड के पादप शास्त्री बॉटनिस्ट ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। इनके अनुसार नई जाति स्पीसीज की उत्पत्ति अचानक एक बार में ही होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं उत्परिवर्तन के कारण होती है। मतलब कि जो जाति की स्पीसीज है उसमें चेंजेस होते जाएगा और वो अच्छा होते जाएगा, ठीक है, जीन, ठीक है, उत्परिवर्तनों के कारण होती है। और जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती या म्यूटेंट कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरेज इवनिंग प्रिमरोज पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों को दिए गए कूट के सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैंने बोला था उत्परिवर्तन कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, तो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ठीक है, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास का सिद्धांत तो आपको पता है, विकास का सिद्धांत तो डार्विन ने दिया था। बी का थर्ड हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी थी? एक जीन एक एंजाइम, तो जीन से याद रखना बीडल और टैटम ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने दिया था। ओपेरॉन की अवधारणा जो है ना, वो जैकब और मोनोड ने दिया था। ठीक है, जैकब और मोनोड ने क्या दिया था? ओपेरॉन अवधारणा दिया था। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने दिया था। और ओपेरॉन अवधारणा जो है ना, जैकब और मोनोड ने दिया था। विकास का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो विकास का मुख्य कारण है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वरण बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वरण या फिर नेचुरल सिलेक्शन। ठीक हो, देखो विकास का ना मुख्य कारण प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी जनरेशन में दिशा प्रदान करता है। मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या होता है कि जो बेस्ट होता है उसका सिलेक्शन किया जाता है ना। तो यही है विकास का मुख्य कारण। विकास मतलब क्या है? धीमी गति से कोई भी चीज़ आगे बढ़ना और अच्छा होना, मतलब डेवलप होना, तो उसी को विकास कहा जाता है ना। ये इकोनॉमिक्स में भी सेम है और यहाँ पे भी वही है। तो विकास का मुख्य कारण जो है, जो जीन अच्छे होते गए, क्योंकि हम देखते हैं कि आने वाले जो पीढ़ी होती है वो ज़्यादा शार्प माइंडेड और ज़्यादा क्या होती है? ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, तो वो विकास ही है। तो विकास का जो मुख्य कारण है प्राकृतिक वरण है या फिर नेचुरल सिलेक्शन है। मतलब कि जो पुरानी जो चीज़ें थी, जो चीज़ सही नहीं थी पुराने जीन में, तो आने वाली पीढ़ी में वो जीन अपने आप क्या होती है? हट जाती है या फिर ना थोड़ी सी वो कम पर हो जाती है। ठीक है, और बच्चे जो होते हैं आने वाली पीढ़ी, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, अप्राकृतिक वरण या चयन ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रिपो जीनोटाइप्स या एलीली जीनों दोनों ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया गया है। मतलब सांप के पहले पैर होते थे ऐसे बोला जाता है, तो अब नहीं है। वो रीज़न क्या है उसका? ठीक है, तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, मतलब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया और अपने पेट का उपयोग किया, क्योंकि उनको जल्दी भागना था, तो इसलिए उनको जल्दी कुछ भी चीज़ में थोड़ा सा जल्दी करना था या फिर अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा जल्दी करना था, तो उन्होंने पैर का यूज़ करना बंद किया और उन्होंने अपने बॉडी का यूज़ करना चालू किया। तो इसके कारण उनका पैर क्या हुआ? विलुप्त हो गया।
तो अंगों का उन्होंने उपयोग नहीं किया, इसलिए वो विलुप्त हो गया। तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने के कारण। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई अवधारणाओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त होते जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषीय अंग है। ठीक है, पहले हमारे बोला जाता था कि हमारे में पूंछ था, है ना, जिसके प्रमाण मिलते भी हैं, लेकिन अब क्या हुआ, वो नहीं यूज हो रहा था, तो वो क्या हो गया, लुप्त हो गया। लैमार्क ने अंगों के उपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों, स्नेक में टांगों के अभाव को बताया। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन जो होता है ना, वही है अत्यधिक विविधता का कारण। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उसे नव डार्विनवाद कहते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने मिलकर दिया नव डार्विनवाद। आधुनिक नव डार्विनवादों के अनुसार जीवों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं। साधारण परिवर्तन होते जाते हैं जिससे नए जीव बन जाते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन मतलब 2-4 लोगों से मिलकर नया एक परिवर्तन हो गया, उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशानुगत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? ठीक है, तो किस लिए ये इम्पॉर्टेंट है? जीवों में नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, तो उत्परिवर्तन ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उत्परिवर्तन। कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवंशिक पूर्व संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार हो जाती है ना। नई जीनों के विकास में यह प्रतिलिपियां एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का जो अभी है हम लोग होमोसेपियंस, उसका पूर्वज कौन था, मतलब उससे पहले क्या चल रहा था? तो को मैग्नॉक मानुष चल रहे थे। कौन चल रहे थे? क्रो मैग्नॉक मानुष चल रहे थे। को मैग्नॉक मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति सब स्पीसीज होमो सेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो मैग्नॉक का शरीर गड्ढा हुआ था, है ना, लगभग 180 सेंटीमीटर थे इन लोग, 6 फुट लंबे होते थे, तथा इनकी कपाल जो गुहा है ना, उनका जो सर है ना, वो 16 क्यूबिक सेंटीमीटर थी, मतलब बड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? डेविसोवन क्या है? ठीक है, तो डेविसोवन जो है ना, एक आदि मानव प्रजाति है। क्या है? एक आदि मानव प्रजाति, ये स्पीसीज है। क्या नाम है? डेविसोवन। डेविसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी, तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म बड़े जबड़े के विश्लेषण से इसकी पूर्व एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान के मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसिन का काल लगभग 1.6 लाख वर्ष का पूर्व का है। डेविसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सेपियंस और निएंडरथल के पृथक 3 प्रकार की समकालीन मानव प्रजाति माना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, आर्कियोप्टेरिस है। आर्कियोप्टेरिस क्या है? तो जुरैसिक युग का सर्व पुरातन एक पक्षी है। ठीक है, जुरैसिक काल जो है ना, उसका एक सर्व बहुत पुरातन एक क्या है? पक्षी है, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, अब चलिए आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में जान लेते हैं। आर्कियोप्टेरिस जुरैसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था, जिसे जीवाश्म फॉसिल लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिलते हैं।
यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था, मतलब सरीसृप भी था और पक्षी के बीच का कड़ी था, जिसमें सरीसृप और रेप्टाइल की भांति लंबी पूंछ थी, मतलब उस पक्षी में लंबी पूंछ थी और उसका चोंच भी था और उसमें चोंच के अंदर दांत था, तथा अग्रपाद मतलब सामने वाला पैर की अंगुलियों पर पंजे थे, क्लॉज थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसे अग्रपाद उड़ने के लिए, जो अग्रपाद था वो उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे, ठीक है, हो चुके थे। यह जैव विकास और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सिद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप और पक्षी अभी हमने पढ़ा है आर्कियोप्टेरिस के बारे में। वो क्या था, सरीसृप भी था क्योंकि उसकी पूंछ लंबी थी और एक पक्षी की भांति उसके पंख भी थे जिससे वो उड़ सकता था। मैमथ किसके पूर्वज है? तो मैमथ जो आपने कार्टून में देखा होगा कि मैमथ जो है ना वो हाथी के पूर्वज थे। वो बहुत बड़े होते थे और उनके दांत भी बहुत बड़े थे, ठीक है। तो हाथी के पूर्वज थे मैमथ, ठीक है। डायनासोर थे, तो डायनासोर जो है ना वो एक विशालकाय सरीसृप है जो कि कहाँ पे थे, मेसोजोइक में मेसोजोइक काल के वो क्या थे, सरीसृप थे, मेसोजोइक काल के सरीसृप थे, ठीक है, डायनासोर, ठीक है। मेसोजोइक आपने पढ़ा, मतलब मूवी देखी होगी उसमें पता होगा आपको। तो सरीसृप थे ये और मेसोजोइक टाइम के थे। डायनासोर विशालकाय सरीसृप रेप्टाइल थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाय मीसोजोइक ईरा में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों, ट्रायसिक कल्प 3.8 करोड़ वर्ष, जुरैसिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष का तथा क्रिटेशियन कल्प 7 करोड़ वर्षों में बांटा गया है। क्रिटेशियन में डायनासोर पुष्पी पादपों स्तनियों का विकास होता रहा है, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, उत्तरी महाद्वीप जुड़ गई है ना हिमालय से, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने से डायनासोर सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हो गई, ठीक है। उल्का पिंड गिरा उसके कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। नेक्स्ट है डायनासोर है, ठीक है। तो डायनासोर कौन से युग का है बताइए, मेसोजोइक युग का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो सबसे इवोल्यूशन तो पुराना, सबसे जो पुराना जो है ना वो सैलामेंडर है। कौन है? सैलामेंडर सबसे पुराना है, फिर अजगर है और फिर कंगारू जो है ना वो अभी लेटेस्ट, मतलब अभी अभी आया है, उनका बहुत पुराना नहीं है कंगारू। लेकिन सैलामेंडर अभी हमने नाम कभी सुनते हैं क्या? सैलामेंडर का नहीं सुनते ना। तो सैलामेंडर सबसे पुराने हैं, फिर अजगर है, फिर कंगारू है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो इस तरीके से इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब मैं कल आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी और हमारा टारगेट रहेगा कि एग्ज़ाम के पहले मैं आपको पूरा कवर करा दूँ। तो आप बने रहिएगा, ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।